प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है, इट इज बेसिकली अ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में कोई प्रोडक्ट कितने दिन तक टिकेगा और अगर वो प्रोडक्ट डिक्लाइन होता है तो उसका क्या क्या रीजन हो सकता है। एग्जाम्पल में जैसे डीवीडी, वीसीडी, वीसीआर, जो ये जितने भी मैं बता रही हूँ, ये जितने भी इक्विपमेंट थे इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे के सारे जो गैजेट्स हैं अब मार्केट में आना बंद हो चुके हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की वजह से ये मार्केट में क्या हो चुके हैं, डिक्लाइन हो चुके हैं। तो हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, एक लाइफ होता है, उसके बाद उसे कोई दूसरा प्रोडक्ट क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, यहाँ पर इसके 4 आपके स्टेज हैं। पहला जो है दैट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज ग्रोथ, थर्ड वन फाइनली दैट इज डिक्लाइन। ओके, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज, व्हाट इज हैपनिंग, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में, what is the situation of the product at the time when that is introduced। जब मार्केट में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या सिचुएशन होता है, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को लेस अवेयरनेस होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का जो सेल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है, लो कस्टमर होते हैं। नेक्स्ट वन में क्या होगा, लो प्रॉफिट होगा, उसके बाद लो मार्जिन होगा और आपका यहाँ पर एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट होगा। Why? एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट का रीजन होगा अवेयरनेस को इंक्रीज करना। यहाँ पर जो आपके कस्टमर्स होंगे, लास्ट बेंच, यहाँ पर जो आपके कस्टमर्स होंगे वो कस्टमर आपके ज्यादातर इनोवेटर्स होंगे। इनोवेटर्स कौन होते हैं, इनोवेटर्स वो होते हैं जो कि प्रोडक्ट को ट्राई करने का कोशिश करेंगे, या फिर जो लोग नहीं होते जिनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो ट्राई करेंगे। सो यहाँ पर ज्यादातर कंज्यूमर्स जो होंगे वो इनोवेटर्स होंगे, जो एक्सपेरिमेंट में बिलीव रखते हैं। लोग आपका कस्टमर बेस लेकिन फिर भी लो होगा, बहुत कम कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे क्योंकि नए प्रोडक्ट के साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है, तो नो वन इज रेडी टू टेक रिस्क। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर लोगों को इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत कम होगा, इसीलिए हम एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करेंगे, लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे ताकि लोग एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट को, कंज्यूमर एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट को ट्राई करें। So that is the situation of the product and company in this stage introduction. If we are talking about the growth stage, अगर हम growth stage की बात करें, so what is the situation of growth stage? यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आपका एग्रेसिव है, यहाँ पर भी आपका एडवर्टीजमेंट चलेगा। यहाँ पर जो ये इनोवेटर्स हैं ये क्या करेंगे, माउथ पब्लिसिटी करेंगे। आपके यहाँ पर कस्टमर जो है उन क्या होंगे, राइज होंगे, आपका प्रॉफिट क्या होगा, राइज होगा, मार्केट शेयर क्या होगा, राइज होगा, आपका जो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो भी हाई होगा, कंज्यूमर हाई होगा, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट फिर भी चलेगा क्योंकि यहाँ पर आप ब्रांड डेवलपमेंट पे कर है, ब्रांड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ग्रोथ स्टेज क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक तरीके से आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नॉलेज होने लगेगा, लोग आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करना शुरू करेंगे और जो आपके कस्टमर्स यहाँ इनोवेटर्स थे जो सिर्फ प्रोडक्ट को ट्राई कर रहे थे, ट्रायल पीरियड में थे, वो यहाँ पर आपके लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। आई द मैच्योरिटी कि यहाँ पर अब आप एकदम लास्ट फाइनल पीक सेल पर होंगे, आप ऐसे स्टेज पर होंगे जहां पर ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, सैचुरेशन पॉइंट सुना है ना, एकदम यहाँ पर आप यहाँ पर हो जाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पर आएंगे। यहाँ पर आपका जो एकदम हाई पीक सेल होगा, बिल्कुल एकदम हाई सेल, मार्केट शेयर हाई होगा, कस्टमर लॉयल होंगे, एडवर्टीजमेंट पे खर्च आप थोड़ा कम करोगे क्योंकि मार्केट में कंपनी क्या हो गई है, स्टेबल हो गई है। यहाँ पर आपके यहीं से एक और नया बिल्कुल चेंज आएगा कि कॉम्पिटिटर्स आपके मैच्योरिटी स्टेज में ही मार्केट में क्या होंगे, एंटर करेंगे। अब जब कॉम्पिटिटर्स एंटर करेंगे तो आपका अगर प्रोडक्ट
उनसे बेटर आप बनाना चाहते हो तो मैच्योरिटी स्टेज में ही आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन ला सकते हो। और अगर आपने मॉडिफाई नहीं किया और आपके कॉम्पिटिटर बेटर प्रोडक्ट के साथ एंटर करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है कहां पहुंच जाएगा? डिक्लाइन स्टेज में पहुंच जाएगा। जब एक बार डिक्लाइन स्टेज में आपका कंपनी, आपका जो प्रोडक्ट था पहुंच गया, नॉट एग्जैक्टली कंपनी, कई बार प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, एक बार डिक्लाइन स्टेज में पहुंच गया, अब यहां पर क्या सिचुएशन होगा कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका डिमांड लो हो जाएगा क्योंकि मार्केट में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है, प्रॉफिट कम होने लगेगा, मार्केट शेयर कम होने लगेगा, आप एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी क्या करने स्टार्ट कर दोगे? लो करना शुरू कर दोगे, क्योंकि कॉस्ट कटिंग अप्रोच अब आप अडॉप्ट कर लोगे, यानी पैसे को कम खर्च करना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो होगा यहाँ पर आप जितना आप स्टेबल रख सकते हो, क्योंकि कुछ लेगार्ड्स होते हैं, लेगार्ड्स वो लोग होते हैं जो सबसे फाइनल में लास्ट में जाके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं, तो कुछ लेगार्ड्स आपके प्रोडक्ट को हो सकता है डिक्लाइन स्टेज में परचेज करें और फाइनली जब एक बार 100% डिक्लाइन हो जाएगा प्रोडक्ट आपका मार्केट से आउट, बाहर। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन बताया है, अभी इस पे लिखना भी है। सेकेंड चीज, इसके अलावा भी 2 और स्टेजेस है, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। पहला स्टेज है इंक्यूबेशन स्टेज। इंक्यूबेशन इनोवेशन स्टेज जो होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले का ये स्टेज है, जहां पर वेयर वी हैव टू लॉन्च द प्रोडक्ट, कौन से मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, क्या कॉस्ट पे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ठीक है, टारगेट कस्टमर कौन है, एसटीपी सेगमेंटेशन कैसे करेंगे, टारगेटिंग कैसे करेंगे, पोजीशनिंग कैसे करेंगे। तो इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट एक्शन, राइट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ whatever you decided. Incubation phase where you are deciding about all the things, it means planning करना है incubation stage में, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोस्टमार्टम स्टेज। पोस्टमार्टम पता है ना क्या होता है? तो पोस्टमार्टम स्टेज में यहाँ क्या मतलब है कि सम टाइम व्हाट इज हैपनिंग, ये आप लोग के साथ भी हुआ हो कि मोबाइल फोन में आप लोगों को पता है कि अब सी टाइप चार्जर यूज होता है ना, कौन सा चार्जर यूज होता है? लेकिन उनका क्या, जो आज भी वैसे मोबाइल फोन यूज करें जिसमें बी टाइप चार्जर यूज होता है, अगर मार्केट में सारे प्रोडक्ट के सारे स्पेयर पार्ट्स को अगर आप हटा दोगे तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका यूटिलाइजेशन आगे चल करके खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर कोई कार है और कार बहुत पुराना मॉडल है और उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो रिपेयर कैसे करोगे? हो ही नहीं पाएगा, रिपेयर तो हो ही नहीं पाएगा, राइट। सो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप जब भी प्रोडक्ट को मार्केट से आउट करते हो, खत्म कर देते हो उस मॉडल को बनाना, स्टिल यू हैव टू मेक द स्पेयर पार्ट्स ऑफ दोस मॉडल। आई बात समझ में? अदरवाइज 10 लाख अगर आपने कार में लगाया होगा 10 साल 5 साल पहले, और अब अगर उसको आप मेंटेनेंस कराना चाहते हो, कोई उसका पार्ट वगैरह चेंज कराना चाहते हो इंजन का, तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कैसे कराओगे? आई बात समझ में? So postmortem phase का मतलब होता है कि still that product is not available in the market, but for the repair and maintenance purpose we have to provide the spare parts of. Clear हो गया? Point clear है? समझ में आ गया सबको? Everyone? Okay. Write in this. Conception और incubation stage. कंसेप्शन और इंक्यूबेशन स्टेज, एक डायग्राम भी अभी बनाऊंगी, वो भी आपको बनाना आप लोगों को। कंसेप्शन और इंक्यूबेशन स्टेज, दिस इज द इंक्यूबेशन स्टेज ऑफ अ सर्विस प्रोडक्ट, दिस इज द इंक्यूबेशन स्टेज ऑफ अ सर्विस प्रोडक्ट called new product development. It consists of the complete activities from ideation, research. It consists of the complete activities from ideation, research and development of product testing. Activities from ideation, research and development and product testing. Product testing यानी कि प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले जितनी भी एक्टिविटीज है, आइडिया जनरेट करना, कैसे प्रोडक्ट को डेवलप करना है, वो मार्केट में कैसे
उसको टेस्ट करना है, पायलट टेस्ट सुना है ना, टेस्ट कैसे करना है वो। उसके अलावा रिसर्च ऑन द प्रोडक्ट, रिसर्च ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट, ये सारे के सारे फेजेस और जितने भी एक्टिविटीज है वो आपकी इंक्यूबेशन और कंसेप्शन फेज या स्टेज में आएगा। समझ में आया? लेकिन कभी भी क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कितने फेजेस हैं, सेकेंड लास्ट बेंच, जितने भी फेजेस हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी फेजेस और स्टेप्स या स्टेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सो यू हैव टू राइट ओनली 4, 4 ही है, ठीक है। इंक्यूबेशन को स्टेज में इंक्लूड नहीं किया जाता, इट इज ओनली अ एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन, सो इंट्रोडक्शन में क्या है, हाँ हाँ, इसमें जब आप मार्केट में देखो, इसमें 2 तरीके का टेस्टिंग है। पहली चीज, एक इंट्रोडक्शन फेज के बाद टेस्टिंग होती है, जैसे ट्रायल के लिए आपने फ्री सैंपल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या जब आपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं किया उससे पहले जो भी आप टेस्ट करोगे ना वो सारी इंक्यूबेशन में आ जाएगा। लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद भी कई बार आपके सैम्पलिंग या सेल्स प्रमोशन को यूज किया जाता है। जैसे मुझे याद है कि जब सोना चांदी च्यवनप्राश आया था ना, तो सोना चांदी च्यवनप्राश मार्केट में लॉन्च हो गया था, लेकिन हमारे स्कूल में फ्री सैम्पलिंग हुआ था, मैं फ्री सैंपल उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। क्या हो रहा है, क्या बातें कर रहे हो? मुझे मरमरिंग की आवाज आ रही बहुत देर से, इसलिए प्लीज बी क्वाइट। यहां तक समझ में आ गया कि अगर आप प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद भी टेस्ट कर रहे हो टू गेट द फीडबैक ऑफ दैट। रोशन और अंकित दोनों यहां के बैठे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना यहां तक? क्लियर? इंक्यूबेशन फेज मतलब जहां पर प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले ही हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, मॉल में थोड़ा सा प्रोडक्ट को टेस्ट कराया, उसके बेसिस पर अगर फीडबैक अच्छा है तो फिर मार्केट में लॉन्च किया। या तो कई बार तो कुछ कंपनी अपनी एम्प्लॉइज पर ही उसको टेस्ट करती है या एम्प्लॉइज से फीडबैक लेती है, एंड देन आफ्टर दैट दे आर बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट और लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में लिखिए इंट्रोडक्शन। This is the stage soon after the launch of the service offer. Launch of the service offer. Launch of the service offer. नेक्स्ट इसी में पॉइंट वाइज लिखिएगा, जितना भी मैं बता रही हूँ पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर खासकर थ्योरी में आप लोग को कैसे देना है, पॉइंट वाइज, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें लिखिए आगे कि the public at large are not fully, the public at large is not fully aware, the public at large is not fully aware or exposed to the offer, or exposed to the offer, or exposed to the offer. So once the incubation is done, now we are going to launch the product, and in this situation what will be happen, mostly people are not aware about what kind of service your firm or company is providing. So यहाँ पर लोगों के पास information ही नहीं है what about your company. In which stage? Introduction, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है, ठीक है। आगे लाइन लिखिए, sales growth or adoption by the market, sales growth or adoption by the market, sales growth or adoption by the market is slow. Sales growth and adoption by the market is slow. यानी कि यहाँ पर जो ग्रोथ हो रहा है, किस चीज का ग्रोथ, सेल्स का कोई ग्रोथ बहुत ही कम है, बहुत ही स्लो है, क्योंकि कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे लिखिए, the potential consumers display uncertainty, the potential consumer display uncertainty and resistance to any new product, the potential consumer display uncertainty and resistance to any new product
that are not tried and tested, that are not tried and tested, that is not tried or and tested. What is the meaning of this line? कि यहाँ पर जो पोटेंशियल कंज्यूमर है, जो आपके प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं, वो भी आपके प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहेंगे. Why they are not ready to purchase your product? Because the product is new and there is uncertainty or risk always associated with the new product. So they will resist it, मतलब कि रोकेंगे खुद को प्रोडक्ट को खरीदने से. पोटेंशियल कंज्यूमर जो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, और जो टारगेट कस्टमर है, जैसे मेदांता जो हॉस्पिटल है, उसके टारगेट कस्टमर्स प्रीमियम कस्टमर्स हैं. तो जो लाखों रुपए खर्च कर सकता है ना, बट एवरीवन इज नॉट दैट काइंड ऑफ अफोर्डेबिलिटी. सबका तो नहीं है ना, स्पेशल. बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन वैसे भी कस्टमर्स जो उस हॉस्पिटल के सर्विस को ले सकते हैं, तब भी उन्होंने अपने आप को क्या किया होगा, रेसिस्ट किया होगा. समझ में आ गई बात? ये सिर्फ एक मैंने एग्जांपल दिया है. क्लियर? नेक्स्ट लिखिए आगे. एंड दूस, एंड या फिर दूस, बस एंड मत लिखिए. दूस that would dare to risk sampling, that would dare to risk sampling, the offers would risk sampling, risk risk sampling. The offers would be the offers would be the experimentals, innovators or adopters. Those that would dare to risk sampling, the offers would be experimentals, innovators और adopters. यानी जो लोग ने थोड़ा सा डेयर दिखाया और जो लोग थोड़ा सा हिम्मत दिखाकर इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, वो कौन होंगे? इनोवेटर्स होंगे, एक्सपेरिमेंटल्स होंगे. ठीक है? जो नए प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए रेडी होंगे. समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट. अब यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी? तो जो सर्विस फर्म है, यानी कि कंपनी की स्ट्रैटेजी लिखिए, सर्विस फर्म स्ट्रैटेजी या सर्विस मार्केट या सर्विस कंपनी स्ट्रैटेजी. लेकिन अब सर्विस कंपनी करेगी क्या? जब वो इस तरीके का सिचुएशन देखेगी अपने प्रोडक्ट के लिए, तो क्या करेगी? तो पहली चीज यहाँ लिखिए, द सर्विस फर्म वुड बी इनकरिंग हेवी एक्सपेंडिचर. सर्विस फर्म would be incurring मतलब खर्च करेगी, लगाएगी. The service firm would be incurring heavy expenditure without any surge of revenue. Without any surge of revenue. Surge, SU, ऐसा मिलने वाला है या मुझे स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट होने लगेगा, बिना सोचे हुए what they are going to do, they are basically going to invest या incur money on what? On the new product or new service. Clear हो गया ये point? This point is clear. Next आगे लिखिए, रेवेन्यू लिख लिया ना, कॉमा डाल के आगे लिखिए इसी में, only for building up awareness, only for building up awareness through different type of promotion, through different type of promotion, through different type of promotion. तो इसका क्या मतलब हुआ? through different type of promotion. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में आपने लॉन्च किया, कोई भी प्रॉफिट और बेनिफिट के बारे में आप लोग सोच नहीं रहे हो. क्यों नहीं सोच रहे हो? क्योंकि पता है कि स्टार्टिंग में कोई भी इतनी जल्दी सर्विस को लेना नहीं चाहेगा. So in that situation, we are basically incurring heavy expenditure on promotion. प्रमोशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन. प्रमोशन आप कैसे कर सकते हैं? एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू. पता है ना, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये सब क्या चीजें होती हैं. ठीक है? So here we are going to use a different method of the promotion. सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं तो यहाँ सेल्स प्रमोशन को यूटिलाइज किया जाता है. एग्जाम्पल में जैसे तुम लोग कोई भी एप्लीकेशन यूज करते होंगे, सर्विस एप्लीकेशन यूज करते होंगे, तो जैसे कि आपके कुछ डॉक्स ऐप हैं, ये सब देख सुना है ना. तो डॉक्स ऐप जो है ना, ये आपको गोल्ड पैकेज देता है, बेनिफिट देता है 999 में पूरे साल के लिए. लाइक पूरे साल में आपके मेंबर्स या आप में से कोई भी उनसे काउंसलिंग ले सकते हो सिर्फ 999 में.
So this is a way of basically getting more and more customers. So we can basically totally based on what? Sales promotion or different type of promotion. Clear? So sales promotion is always for the short time. Just remember this. Sales promotion is always for the short time. We cannot give all the time offers on our product. The reason behind it is because it is going to affect the perception of the customers कि हर टाइम डिस्काउंट मिल रहा है यानी प्रोडक्ट क्वालिटी या सर्विस अच्छी नहीं है. सो हम हमेशा ही सेल्स प्रमोशन पे बेस्ड नहीं हो सकते, और अगर दे भी रहे हैं डिस्काउंट ऑफर्स कैशबैक या कुछ भी, सो दैट इज ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम और फॉर द मिनिमम टाइम पीरियड. क्लियर? चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए इसमें. अब यहाँ पर देखो एक फायदा होगा, क्योंकि सर्विस फर्म में और प्रोडक्ट की जो कंपनीज है, सॉरी गुड्स की जो कंपनीज, उसमें अंतर क्या है कि सर्विस फर्म में आपका जो कॉस्ट लगेगा ना, वो ज्यादातर कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है? फिक्स्ड कॉस्ट. जैसे एक हॉस्पिटल है, उसके बिल्डिंग का कॉस्ट लग सकता है, नर्स या फिर कंपाउंडर है, उनका कॉस्ट लग सकता है सैलरी देने के लिए. लेकिन गुड्स में एक और कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, वो होता है इन्वेंट्री कॉस्ट. आपको स्टोर भी करके रखना है गुड्स को, अगर वो सेल नहीं हो रहा है तो आप नए गुड्स को ला भी नहीं सकते हो. समझ रहे हो ना? सो इन शॉर्ट यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पर इन्वेंट्री कॉस्ट आपका नहीं लगेगा, क्योंकि सर्विस में कोई इन्वेंट्री है ही नहीं, वो तो एट द टाइम प्रोड्यूस होता है, एट द टाइम कंज्यूम होता है. समझ में आ गई बात? हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं लगेगा, ना प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा, ना ही इन्वेंट्री कॉस्ट लगेगा, ना ही कोई मशीनरी चाहिए, ना ही कोई फैक्ट्री चाहिए, बस एक स्पेस चाहिए. हाँ, ना कोई लॉजिस्टिक चाहिए. ठीक है? सो आगे लिखिए, अनलाइक फॉर्म्स. हाँ, ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखो, जितने भी मैं बता रही हूँ सारे पॉइंट्स में लिखो, ऐसे डॉट डाल के पॉइंट बाय पॉइंट, ऐसे बुलेट पॉइंट बना लो, ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ लिखो, फिर ऐसे करके यहाँ लिखो. पॉइंट्स में आंसर लिखना बहुत जरूरी है. देखो मेरे आई ऑलवेज यूज द बुलेट पॉइंट्स. ठीक है? तो बुलेट पॉइंट्स यूज करना बहुत जरूरी है. पेपर्स मेरे बस एक वापस आ जाइए. नेक्स्ट पॉइंट, unlike firms dealing in goods, service marketers do not have to go through the expenditure of cost of service marketers do not have to go through the expenditure of cost of production. expenditure यानी कि जो खर्च है, expenditure of cost of production, storage and inventory. ठीक है? यानी कि आपके जो गुड्स के फॉर्म्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में आपका इन्वेंट्री कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगता है. ठीक है? आगे लिखिए, यहां पर जो नॉर्मल सीक्वेंस है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या काम आएगा तुम लोगों को पता है? जैसे बीइंग, अगर मैं तुम्हें प्रमोशन की बात करूं तो यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रमोशन जो यहाँ पर यूज होगा, बाहर जाना है तो उसके लिए क्या करना है? माउथ पब्लिसिटी. सबसे ज्यादा अगर कोई काम आएगा रिकमेंडेशन, क्योंकि आपके पास कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं. जैसे एक बॉटल खरीदोगे तो यू कैन शो इट कि ये मैंने खरीदा. मोबाइल खरीदोगे तो यू कैन शो इट टू योर फ्रेंड्स, बट व्हाट सर्विस यू टुक यू कैन नॉट शो दैट. सही बात है? सो यू कैन ओनली शेयर योर एक्सपीरियंस. सो इन द केस ऑफ द सर्विस फर्म, इंट्रोडक्शन फेज में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो सेल्स प्रमोशन एंड माउथ पब्लिसिटी. तो आगे लिखिए, word of mouth publicity, word of mouth publicity, word of mouth publicity and recommendation plays a major role in bringing new customers for sampling. Bringing new customers for sampling, या फिर ट्रायल भी लिख सकते हो. word of mouth publicity and recommendation
plays a major role in bringing up new customers for sampling or trial. यहां तक समझ में आया कि सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या काम आएगा आपके? हाँ, रिकमेंडेशन और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी. क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आगे. अब यहीं पर अगर आपका इन दिस फेज अगर आपका किसी ने निगेटिव माउथ पब्लिसिटी कर दिया, निगेटिव का मतलब है अगर दे आर नॉट हैप्पी विद द सर्विस whatever you are providing, then in that situation it is going to make so many people negative about your brand. ठीक है? So mouth publicity हमेशा ही positive हो जरूरी नहीं है. So for this situation we have to very much concern when we are providing the service to the customer. ठीक है? तो इंट्रोडक्शन फेज में भी बहुत सारी कंपनीज डूब जाती है, पता है ना ये चीज. बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट से आउट हो जाते हैं, बहुत सारी कंपनी के मतलब वही सर्विस फॉर्म्स बंद हो जाते हैं. सो द रीजन बिहाइंड इट इज बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द कस्टमर. सो मोर जो लेस कस्टमर्स जो है भी वो भी खत्म. So always remember this, that you have to satisfy the customers and provide them a better experience whatever service you are providing. Clear? समझ में आ गया? नेक्स्ट ग्रोथ लिखिए. ग्रोथ में यहाँ पर there will be a surge, लिखिए there will be a surge for the service offer when customers make repeat purchases. There will be a surge in demand for the service offer when customers made repeat purchases. There will be a surge in demand for the service offer when customers make repeat purchases. यानी कि यहाँ पर आपकी सर्विस का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब जो आपके पहले कस्टमर्स बने थे इंट्रोडक्शन फेज में, दे आर गोइंग टू टेक द रिपीट सर्विसेज. ठीक है? रिपीट सर्विस लेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्यूटी पार्लर जाता होगा लैक्मे का एग्जाम्पल में, तो उसको वहां का सर्विस अच्छा लगेगा तो हर महीने वो पर्सन जाएगा सर्विस लेने. सही बात है? So the same thing will be happen here, that once they are very like your service, your firm service, then they are going to make the repeat purchases. Clear हो गया? यहाँ पर आपका प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा. सेकेंड लाइन लिखिए. potential customers come in due to recommendation made by the potential customers come in due to recommendations made by the formers, F-O-R-M-E-R-S, formers, and by generally positive publicity, and by generally positive publicity, floating around. अब जैसे तुम लोग एक मूवी का एग्जांपल ले लो. अभी 2 मूवीज आई थी ना, KGF और RRR, राइट? तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों मूवी के बारे में अपने आप पब्लिसिटी देखा था कैसा था कि लाइक एवरीवन इज स्पीकिंग अबाउट. कीप क्वाइट बोथ ऑफ यू. they all are started doing, मतलब इसमें क्या हुआ कि आपका पब्लिसिटी इतना ज्यादा हो गया कि लोग अपने आप मूवी देखने चले गए. सो ये कई बार ऐसा होता है कि आपके जब भी कोई नया कुछ आता है, जैसे तो मूवी की मैंने बात की, कोई नया फर्म आता है और उसकी सर्विसेज अच्छी होती है तो अपने आप मार्केट में लोग उसको जाने लगते हैं. And it's not only about the services like consultancy or auditing, it's about everything. Even it's about the educational institute as well. Educational institute के बारे में भी लोगों का एक मार्केट में एक इंफॉर्मेशन होता है ना, कि लाइक ये इंस्टीट्यूट में अच्छी पढ़ाई होती है, इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट अच्छा होता है, लाइक दिस. सो आपका यहाँ पर क्या होगा कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे जो पहले प्रोडक्ट को खरीद सकते थे यानी सर्विस को ले सकते थे, अब वो रिकमेंडेशन की वजह से आपके सर्विस को लेने के लिए आएंगे, वो खुद अप्रोच करेंगे.
समझ में आया? उसके अलावा यहाँ पर ये क्यों भी होगा, क्योंकि रिकमेंडेशन है और मार्केट में पॉजिटिव पब्लिसिटी फ्लोट कर रहा है, यानी घूम रहा है, लोग जान रहे हैं, ठीक है। अब एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट जैसे थिएटर हो गया, कंसर्ट हो गया, आपका ओपरा हो गया, प्लेज हो गया, मूवीज हो गया, सर्कस हो गया, ये सबसे ज्यादा पब्लिसिटी वल्नरेबल होता है, यानी इनको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? पब्लिसिटी की। तो जितने भी इंटरटेनमेंट के मैंने आपको चीजें बताई, इसमें पब्लिसिटी बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे मैंने आपको मूवी का एग्जाम्पल दिया, पब्लिसिटी ही रीजन है कि इतने सारे लोग उस मूवी को देखने गए। क्लियर हो गया? समझ में आया? ये लाइन समझ में आ गई सबको? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, यहां पर देखिए, यहां पर याद रखिएगा, यहां पर फुटफॉल्स आपके लोगों का बढ़ेगा, सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल टू टेकिंग द सर्विस, प्रॉफिट इंक्रीज होगा आपका। एडवर्टीजमेंट लेकिन तब भी होगा, याद रखिएगा, एडवर्टीजमेंट विल बी देयर बट फॉर द ब्रांडिंग पर्पस। लिख लो लाइन, फुटफॉल्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ब्रांडिंग के लिए एडवर्टीजमेंट भी करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डू द एडवर्टीजमेंट फॉर द ब्रांड डेवलपमेंट और ब्रांड इक्विटी पर्पस। ब्रांड इक्विटी मतलब समझते हो ना, ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। ब्रांड वैल्यू समझते हो क्या होता है? ब्रांड वैल्यू का मतलब होता है कितने सारे लोग आपके ब्रांड का नाम जानते हैं, कि आप कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं। जैसे बजाज जैसे सुनते क्या आता दिमाग में? इलेक्ट्रॉनिक्स, स्कूटी, स्कूटर, ये सब आ जाता होगा। जैसे उषा सुनते हैं वैसे ही सब आ जाता है दिमाग में, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एंड ऑल। गोदरेज ब्रांड इक्विटी है कि मेजॉरिटी, गोदरेज कितने लोगों ने सुना है? I guess everyone, so its brand equity is high. If I'm talking about Bajaj, कितने लोगों ने सुना है? ठीक है, और होंडा, सो इनकी ब्रांड इक्विटी क्या है? हाई है। क्लियर हो गया ना? सो ब्रांड इक्विटी और गुडविल में कोई अंतर नहीं है। गुडविल आपका क्रिएट तभी होगा जब आपकी ब्रांड इक्विटी हाई होगा। गुडविल मतलब रेप्यूटेशन, आपका मार्केट में क्या रेप्यूटेशन है। इक्विटी मतलब कितने लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में जानते हैं, ठीक है। दोनों एक नहीं है। रेप्यूटेशन तभी ना बनेगा जब लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तारीफ, हाँ एग्जैक्टली, तारीफ तभी ना करोगे जब इंसान को, रोशन की तारीफ तभी ना करोगे। ग्रोथ, ग्रोथ हो गया है ना? ओके, नेक्स्ट वन इज मैच्योरिटी। नेक्स्ट वन इज मैच्योरिटी। यहां पर आपका रेवेन्यू, याद रखिएगा कि रेवेन्यू भी बढ़ेगा ग्रोथ में, ठीक है। फुटफॉल्स भी बढ़ेगा, लोगों, नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बढ़ेंगे, और आपका जो सर्विस है उसके लिए लोग विलिंगनेस भी दिखाएंगे परचेज लेने के लिए सर्विस को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा कि मोस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है, आपका मार्केट कहां रीच कर चुका है? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इसमें लिखिए, द मार्केट रीच्ड point of saturation in this stage. Market reached point of saturation at this stage, ठीक है। ओवर, अब यहां पर क्या होगा ना कि आपका जो प्रोडक्ट होगा उसके बारे में लोगों को नॉलेज होगा, सो ऑलरेडी ब्रांड डेवलप हो जाएगा। लिखिए, ब्रांड जो है वो ऑलरेडी मार्केट में क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। सो लिखिए, ब्रांड विल बी स्टेबल इन द मार्केट। ब्रांड जो है वो क्या हो जाएगा? आपका स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, सैचुरेशन पॉइंट मतलब समझते हो? एकदम मार्केट में एकदम हायर ऐसे पोजीशन में पहुंच जाओगे जिससे आपको कोई डाउन कर ही नहीं सकता, एकदम पीक पॉइंट पर, ठीक है। एकदम आप कैपेसिटी में, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केट शेयर सब में आपका नाम होगा, ठीक है। सो मार्केट शेयर भी है, मार्केट शेयर भी इसमें इंक्रीज होगा। लिख लो, मार्केट शेयर जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो गया होगा ग्रोथ में, तो मार्केट शेयर विल बी हाई इन दिस स्टेज। मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम मार्केट शेयर हो जाएगा आपका आपके प्रोडक्ट के लिए। मार्केट स्टेबल हो जाएगा, लिख लिया है ना। सेल्स ग्रोथ जो होगा वो स्लो हो जाएगा। सेल्स ग्रोथ स्लो का मतलब समझ रहे हो
कि जो नए नए कस्टमर जुड़ रहे थे ना, जो नए नए कस्टमर जुड़ रहे थे वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सारे लोग लगभग जुड़ चुके होंगे आपकी कंपनी से, ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कंज्यूमर न्यू कंज्यूमर भी आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ओके हाँ, हाँ बिल्कुल, आपका एकदम पीक पर होगा, ब्रेक इवन पॉइंट सुना है ना, हाँ ब्रेक इवन पॉइंट पर होगा बिल्कुल। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट डिक्लाइन। डिक्लाइन, हाँ इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रह गया, लिखिए कॉम्पिटिटर्स विल बी एंटर्ड इन दिस स्टेज ओनली। कॉम्पिटिटर्स विल बी एंटर्ड इन दिस स्टेज। इन मैच्योरिटी स्टेज में आपके कॉम्पिटिटर्स क्या होंगे, एंटर करेंगे। आई बात समझ में, कॉम्पिटिटर्स विल बी एंटर इन दिस स्टेज। कॉम्पिटिटर्स विल बी एंटर इन दिस स्टेज। क्लियर? कॉस्ट लो नहीं करेगा, कॉस्ट स्टेबल होगा, कॉस्ट हाई रहेगा। कॉस्ट लो क्यों करेगा, अब आपके मार्केट में ऑलरेडी शेयर तो कोई क्यों, हाँ डिमांड भी कांस्टेंट हो जाएगा, मैक्सिमम लोग, लेकिन जितने भी लोग होंगे मार्केट में, जितने आपके टारगेट है वो लगभग आपकी कंपनी से जुड़ जाएंगे। स्टैग्नेशन, हाँ स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव, स्टैग्नेंट मतलब रुक जाना, तो रुक गया, ठीक है, स्टैग्नेशन। नेक्स्ट, आप कॉस्ट बिल्कुल आप लो पे नहीं ले आओगे, लेकिन आपका स्टेबल कॉस्ट भी हो जाएगा। कॉस्ट विल आल्सो स्टेबल, लाइक यू आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज वेरी हाई, मतलब बहुत इंक्रीज भी नहीं करोगे, बहुत डिक्रीज नहीं करोगे। जैसे आप डेयरी मिल्क है, उसका कॉस्ट आप लोगों ने देखा होगा, सोनम क्या रहेगा, देखा है ना तुम लोगों ने, डेयरी मिल्क का क्या है कि 10 रुपए का आ रहा था, तो 10 ही रुपए का बहुत दिन से कॉन्स्टेंटली चल रहा है ना, भले वो थोड़ा सा कम कर देते हैं उसका वेट कम कर देते हैं, लेकिन वो रेट को कॉन्स्टेंटली रख के चल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए डिक्लाइन। नेक्स्ट लिखिए डिक्लाइन। टर्न ऑन करना रश्मि। इन डिक्लाइन स्टेज में लिखिए, इन द डिक्लाइन स्टेज, इन द डिक्लाइन स्टेज अब आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, डाउन टर्न, यानी कि कम हो जाएगा। इसमें लिखिए देयर इज अ डाउन टर्न इन रेवेन्यूज, देयर इज डाउन टर्न इन रेवेन्यूज, कॉमा कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन, कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। तो डिक्लाइन स्टेज में आपका रेवेन्यू क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और आपके अब कस्टमर नए बनने तो बहुत दूर की बात है, कस्टमर्स अब डिक्लाइनिंग स्टेज में जा रहे हैं, यानी कम होते जाएंगे, ठीक है। आगे लिखिए रिटेंशन का मतलब रोकना, अब कस्टमर को रोक पाना और एक्वायर करना, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट इन डिक्लाइन स्टेज। रिटेंशन का मतलब होता है किसी कंपनी में रुकना, किसी बेसिकली पर्सन का, जैसे मैं हूं, वो एक प्रोडक्ट एक ही, क्या हो रहा है, एक ही प्रोडक्ट को हम एक ही कंपनी से अगर कोई खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट लेने के लिए मैं बार बार उसी ब्रांड पे फोकस कर रही हूँ, तो ये रिटेंशन हुआ ना, आप रुक गए। तो यहाँ पर नए कस्टमर्स बनाना और कस्टमर्स को रिटेन करना, रोक पाना, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। क्लियर? आगे लिखिए, अब यहाँ पर डिक्लाइन क्यों होगा, उसका भी ऐसा नहीं कि अपने आप कोई प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाता है। वीसीडी वीसीआर ऐसे डिक्लाइन नहीं हुआ है, वो इसीलिए डिक्लाइन हुआ है क्योंकि उसकी जगह पे इंटरनेट ने जगह ले ली, उसकी जगह पे मोबाइल ने जगह ले ली। अब हमें मूवीज देखना होता है, एग्जैक्टली, तो हम मोबाइल फोन पे देखते हैं, ना कि वीसीडी और वीसीआर पे, क्योंकि टेलीविजन का भी यूटिलाइजेशन अब कम हो गया, खत्म हो गया। लोगों ने घर में उसको एज अ शो ऑफ बेसिकली ज्यादातर लोग यूज करते हैं, है ना। सो यहाँ पर क्यों ऐसी चीजें होगी, मतलब क्यों प्रोडक्ट डिक्लाइन में जाएगा, तो पहला इसका रीजन है डायरेक्ट कंपटीशन। फर्स्ट रीजन इज डायरेक्ट कंपटीशन, फर्स्ट रीजन इज डायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब हुआ, यानी कि यहाँ पर जो आपके जो भी आप प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हो ना, वही सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दूसरे भी फर्म एंटर हो जाएंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट वन इज, अब जैसे तुम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को ले लो, एडुटेक को ले लो, सबसे पहले बायजूस और अनअकैडमी का था, अभी तुम लोग ओपन करके कभी एप्लीकेशन देखो, यू विल गेट मल्टीपल ऑफ
एडुटेक कंपनीज। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है जितनी ज्यादा बढ़ रही है, धीरे धीरे क्या होगा, इट विल बी गोइंग टू टेक द अदर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मार्केट शेयर, राइट। सो ये समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। फिन टेक्नोलॉजी देख लो, फाइनेंस टेक्नोलॉजी भी वही एग्जांपल है कि पहले सबसे पहले आपका पेटीएम के थ्रू हम पेमेंट करते थे, अभी तुम लोग देखो गूगल पे है, भारत पे है, फिर आपका फोन पे है, सो ये, और अब तो व्हाट्सएप से पे कर सकते हो, अमेजोन से पेमेंट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस नाउ, राइट। और अभी भी बता दो फोन पे का सबसे ज्यादा शेयर है मार्केट में अभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, उसके बाद गूगल पे है। सो पहला तो हो गया डायरेक्ट कंपटीशन, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। उसके अलावा 3 और पॉइंट है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। डिक्लाइन के बाद मुझे पोस्टमार्टम एक स्टेज है वो कराना है, फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है उसके फेजेस कराने हैं, ठीक है।